अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, पहला इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स, थर्ड उसकी एप्लीकेशन, फोर्थ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हम उसे मेथड डिस्कस करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इलास्टिसिटी और डिमांड से। Elasticity of demand in economic theory to know the degree of responsive change in demand to the change its price, income, demand or of related good is called elasticity of demand। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिमांड में कोई चेंज आ रही है उसकी प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से और रिलेटेड गुड्स की वजह से, तो उससे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चीज को to know the degree of responsive or change in demand to the change its price, income, demand of related good is called elasticity of demand। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिमांड में कितनी चेंज आ रही है उसकी प्राइस की वजह से, उसकी इनकम की वजह से या उसके साथ रिलेटेड गुड्स हैं उसको चेंज करने से, तो ये चीज हमें क्या बताती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे देखें जी, टाइप्स ऑफ डिमांड। There are three types of elasticity of demand regarding product. They are चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, एक करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा उसके डिटर्मिनेंट्स, थर्ड चीज उसकी एप्लीकेशन, फोर्थ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिफ्थ में हम स्टडी करेंगे उसके मेथड, हम प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को किस तरह मुहैया कर सकते हैं। उसके तीन मेथड हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि अगर एक चीज की डिमांड में कितना फर्क आ रहा है उसकी प्राइस, इनकम या रिलेटेड गुड को चेंज करने से, उसके अंदर कितना फर्क आ रहा है, उसको हम उसकी डिमांड के अंदर कितना फर्क आ रहा है, हम उससे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आगे चलें, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर देखें तीन किस्म की, वही जो हमने ऊपर देखा कि एक चीज के अंदर किस किस वजह से चेंज आ सकती है, या तो उसकी प्राइस को चेंज करेंगे तो उसकी डिमांड में चेंज आएगी, या उसकी अगर एक बंदे की इनकम चेंज होती है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड, किसी चीज की डिमांड में चेंज आएगी। और थर्ड चीज, अगर रिलेटेड गुड्स हैं उसके एक गुड को चेंज करें तो उससे दूसरी गुड्स की डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह इसकी आगे तीन ही टाइप्स बन गई। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का क्या मतलब हुआ कि जितना चेंज आएगा किसी क्वांटिटी डिमांडेड में उसकी प्राइस की वजह से, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड थिंग इज इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। किसी बंदे की इनकम में की वजह से किसी क्वांटिटी डिमांडेड में जो फर्क आएगा हम उसे कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। थर्ड चीज क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड, या दो डिफरेंट गुड्स की इलास्टिसिटी और डिमांड। मतलब कि अगर हम एक प्रोडक्ट एक्स है और एक वाई है, तो वाई की चेंज करने से एक्स की डिमांड में कितना फर्क आएगा, या एक्स की डिमांड चेंज करने से वाई की डिमांड में कितना फर्क आएगा, वो हम किस में स्टडी करेंगे, इलास्टिसिटी और डिमांड बिटवीन टू रिलेटेड गुड्स। तो आज हमारा मेजर जो फोकस है वो किस पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड का क्या मतलब हुआ कि एक, ये तो हमें पता चल गया कि किसी चीज के अंदर, किसी चीज की डिमांड के अंदर जो फर्क आएगा उससे
उसकी प्राइस, इनकम या रिलेटेड गुड्स को चेंज करने की वजह से उसे कहते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड। अब एक चीज कितनी इलास्टिक है, कितनी इन इलास्टिक है, ये सब चीजें को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड। तो इलास्टिक, इसके अंदर हम पहली हमारा है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का डिमांड का क्या मतलब होगा कि अगर एक चीज प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में फर्क आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर किसी चीज के अंदर प्राइस की वजह से फर्क आ जाए उसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल, पहले प्राइस थी 200 और उसकी क्वांटिटी बिग कितनी रही थी, 30 यूनिट। अब प्राइस होगी 400 और उसकी क्वांटिटी होगी 25, तो प्राइस 200 से इंक्रीज हुई 400, जबकि उसकी क्वांटिटी कम होगी 5 यूनिट। अब ये देखें, प्राइस थी पहले 200 यूनिट, तो उसकी क्वांटिटी थी 400, और जब उसकी क्वांटिटी होगी 400 तो जब उसकी प्राइस होगी 400 तो क्वांटिटी होगी 25। इसकी मतलब देखें, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी कम चेंज हुई। तो ये देखें, अब ये देखें, जिस तरह प्राइस वो होगी हमारे पास, ये है इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि प्राइस ज्यादा चेंज हुई है और उसकी क्वांटिटी कम चेंज हुई है, तो इसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अभी 2 मिनट, अजान हो रही है, अजान का वेट। अभी अजान हो रही है तो इसलिए थोड़ी सी ब्रेक है, 2 मिनट।
चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम खत्म हो गया। हम थे कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड पे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो सकती है, तो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी या यूनिट इलास्टिक होगी या परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर किसी चीज की प्राइस में चेंज आए, अगर किसी चीज की प्राइस में चेंज आए, उसकी डिमांड भी, प्राइस में चेंज थोड़ा हो बट डिमांड जो है उसके चेंज ज्यादा हो जाए, उससे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और डिमांड क्या है हमारी, इलास्टिक है। और फॉर एग्जांपल, अब ये देखें प्राइस में आया 200, पहले प्राइस थी 200 और क्वांटिटी जो थी वो थी 30, अब प्राइस होगी 400, मतलब क्वांटिटी, ये प्राइस में इंक्रीज आ गया 200 से, और क्वांटिटी इंक्रीज होगी कितने यूनिट से, 20 यूनिट से। क्या सॉरी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी 20 यूनिट से। ये देखें अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो प्राइस में 200 का चेंज आया बट क्वांटिटी देखें कितने, 20 यूनिट से डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ग्राफ क्या हमें शो कर रहा है, ये क्या है, इलास्टिक। सेकंड थिंग इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्या है कि अगर परसेंटेज, अगर एक किसी की प्राइस चेंज होती है बट उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा चेंज नहीं होती, तो इससे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल कि एक पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी, एक बंदा जो पहले 2 लीटर पेट्रोल डलवाता था, अब ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही छोड़ देगा पेट्रोल डलवाना, तो वो क्या करेगा, पेट्रोल डलवाएगा सही बट वो कितने पे कर देगा, थोड़ा कम आएगा, वो 1.5 लीटर डलवा लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल, पहले प्राइस थी 200 यूनिट, प्राइस थी 200, अब फिर प्राइस इंक्रीज होगी 400 से, प्राइस इंक्रीज कितने से हुई, 200 से, बट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कितने से हो रही है, 5 यूनिट से। अब इसे फॉर एग्जांपल ग्राफ में देखेंगे, पहले प्राइस थी 200, अब प्राइस होगी 400, प्राइस तो कितने, 200 रुपये से इंक्रीज हो रही है बट क्वांटिटी डिमांडेड देखें आपके, खाली 5 यूनिट का फर्क आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, ये इन इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज, जितनी उसकी प्राइस में चेंज आ रही है उतनी ही अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए तो उससे क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिक। फॉर एग्जांपल, अब पहले एक प्राइस थी 200 और क्वांटिटी थी 30, अब प्राइस होगी 400, क्वांटिटी होगी 15, अब प्राइस होगी है डबल बट क्वांटिटी भी साथ जो डिमांडेड है वो भी कितनी होगी है, हाफ। तो ये इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये देखें प्राइस जितने से इंक्रीज हुई है क्वांटिटी भी उतने से ही डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें क्या शो करता है, इन, ये हमें शो करता है कि यूनिट इलास्टिक्स, परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब अगर एक किसी चीज की प्राइस में चेंज आ रहा है, अच्छा परफेक्टली इलास्टिक, अगर परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि छोटे ही से चेंज उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, वो चीज क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर आ जाती है लग्जरी कार। अब लग्जरी कार पहले ही बहुत महंगी होती है, हम बड़ी मुश्किल से उन्हें, अफोर्ड कर पाते हैं। अगर उसके अंदर थोड़ा सा ही चेंज आ जाए प्राइस में तो वो बहुत, उसकी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स हो गई और बहुत सी चीजों की, मोबाइल हो गया भाई, हम मोबाइल लेने के लिए सेविंग करते हैं
और बट अचानक ही अगर मोबाइल की प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो फिर उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि एक चीज है, उसकी प्राइस के अंदर जितना मर्जी चेंज है उसकी डिमांड पे इतना ज्यादा बल्कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, मरीज है, उस मेडिसिन उसको चाहिए। अब वो मेडिसिन जितनी मर्जी महंगी हो जाए वो मेडिसिन लेगा। इसे क्या कहते हैं? परफेक्टली, उसकी डिमांड है परफेक्टली इन इलास्टिक। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब किसी चीज के वो फैक्टर जिसकी वजह से वो चीज चेंज हो रही हो। तो इलास्टिसिटी और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हमें क्या क्या बताएगा? किसी चीज की प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी और डिमांड किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड हमें क्या बताएगा? किसी चीज की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो किन किन वजह से चेंज होती है। किन किन वजह से चेंज होती है? पहली, पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दूसरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरी, नेसेसिटीज और लग्जरी गुड्स। चौथी, हैबिट्स और ब्रांड। पांचवी, इनकम स्पेंड। छठी, टाइम पीरियड। पॉसिबिलिटी और सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ और उसका इलास्टिसिटी और डिमांड पे कैसे फर्क पड़ रहा है? फॉर एग्जांपल एक चीज है, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कॉफी होगी और साथ टी होगी। अब एक बंदे का अगर कॉफी नहीं मिलेगी तो वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस चीज का सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट होता है तो वो प्रोडक्ट क्या होती है? इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होती है? क्योंकि अगर हम उसकी प्राइस में कम या ज्यादा करेंगे तो लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं कि जो एक चीज के साथ दूसरी चीज इस्तेमाल हो रही हो, मतलब एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट हो गया और साथ टीवी होगी, या टीवी सेट और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की सूरत में अगर हम फॉर एग्जांपल एक चीज की प्राइस कम कर दें या ज्यादा कर दें तो दूसरी चीज की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाए। कैसे? क्यों? फॉर एग्जांपल आपने टीवी, मैं कंसीडर कर रहा हूँ टीवी और रिमोट को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंसीडर कर रहा हूँ। टीवी आपने खरीद ली, अब उसको चलाने के लिए आपको रिमोट चाहिए। अब अगर रिमोट की प्राइस जितनी मर्जी ज्यादा हो तो भी आपको वो चीज लेनी है। इसके वजह से हम क्या कहेंगे? जो रिमोट की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप देखें बाइक्स, आप ये कर लें टीवी और इलेक्ट्रिसिटी का देख लें। आपने टीवी ली, लगाई, अब टीवी की जो प्राइस ज्यादा जितनी आपने खरीद ली, अब इलेक्ट्रिसिटी जितनी मर्जी महंगी हो जाए आपको टीवी चलानी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो जाएगी हमारे लिए? इन इलास्टिक। अब तीसरी चीज, नेसेसिटी और लग्जरीज का डिफरेंस। नेसेसिटीज वो होती हैं जो हमें रोजमर्रा की जरूरियात होती हैं, जिस तरह मिल्क हो गया और मेडिसिन हो गई। और लग्जरीज गुड्स का भी आपको आइडिया होगा, जिस तरह महंगी कारियां हो गई, गोल्ड हो गया, ये सब चीजें। अब नेसेसिटी गुड्स की जो डिमांड होती है वो हमें वो उसकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल जितनी मर्जी उसकी प्राइस में इंक्रीज आ जाए डिक्रीज आ जाए तो वो उस हिसाब से उसकी डिमांड कम थोड़ी होती है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं होती। तो इसे कहते हैं नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो है इन इलास्टिक। और जबकि लग्जरी गुड्स की डिमांड है वो क्या है? इलास्टिक। पहले भी मैंने बताया कि जिस तरह आपके पास कार्स हैं, महंगी कार है, अगर उसकी प्राइस एक या महंगे मोबाइल है उसकी प्राइस में चेंज आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप वो लेंगे ही नहीं। जबकि आपको डेल जबकि दूसरी तरफ आप ये देख लें, आटा है, मिल्क है, इस तरह की जो नेसेसिटीज हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसकी प्राइस में अगर बहुत ज्यादा चेंज आता भी है तो लोग उसे बिल्कुल छोड़ते नहीं है, उससे फिर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस वजह से जो नेसेसिटीज हैं उसकी जो
क्वांटिटी डिमांडेड है यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक, जबकि लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो क्या है, प्योरली इलास्टिक। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। थर्ड चीज, हैबिट्स और ब्रांड लॉयल्टी। अब हैबिट्स और ब्रांड लॉयल्टी हमेशा क्या होती है, इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल एक बंदे को शौक है क्रिकेट खेलने का, और आज उस क्रिकेट के लिए उसे बैट की जरूरत है, बैट जितने मर्जी महंगे हो जाएं तो उसे वो लेना ही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हैबिट्स की वजह से वो उसकी डिमांड क्या है, बैट्स की डिमांड होगी। इस तरह की कोई भी मोटर कार किसी की हैबिट्स है तो वो उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। और ब्रांड लॉयल्टी भी सेम है। एक ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट जितनी मर्जी महंगी करता जाए, बट जो उसके जिसको वो ब्रांड चाहिए वो महंगे पैसों में भी उसे खरीद लेगा। तो इस वजह से ब्रांड लॉयल्टी की भी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक। फिर इनकम स्पेंड। इनकम स्पेंड का मतलब कि आपकी जो इनकम है उसका ज्यादा पोर्शन या कम पोर्शन किस चीज पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम का जो पोर्शन, कम पोर्शन किसी चीज पे इस्तेमाल होता है, लाइक वेजिटेबल्स हो गए या कोई इस तरह की चीजें होगी, तो उस पे अगर आपकी इनकम कम भी हो जाए मगर आप फिर भी वो चीजें लेते रहेंगे, इस वजह से आपकी जो लो इनकम वाली चीजें हैं जिसपे लो कम पैसे आप खर्च करते हैं, उसकी वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। जबकि ऐसी चीजें हैं जिस पे आप ज्यादा पैसे अपने इनकम स्पेंड करते हैं, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी से मूव भी कर सकते हैं। लाइक वाइज अगर आपको महंगी आपको फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जाते हैं, आप पेट्रोल, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप क्या करेंगे, किसी टैक्सी वगैरह में जाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब जिस चीज पे आपकी इनकम ज्यादा स्पेंड होती है, इनकम कम होने पे या ज्यादा होने पे उसको उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड। बहुत आसान है, टाइम पीरियड भी होता है, मतलब कि एक चीज अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसकी डिमांड टाइम पीरियड। अगर एक चीज है उसको आपको जल्दी चाहिए तो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। आप जितने मर्जी वो महंगी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कहीं जाना है और टाइम आपके पास कम है, तो आपके पास आप जो टैक्सी वाला है वो जितने पैसे मांगेगा आप उसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उस वक्त आपकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। आप और उसी तरह अगर आपने कहीं जाना है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप क्या करेंगे, आप टैक्सी वाले को उतने ज्यादा पैसे नहीं देंगे। क्यों? उस टाइम आप इलास्टिक, आप किसी और तरीके से भी जा सकते हैं, क्योंकि इसी चीज को कहते हैं टाइम पीरियड। जो अगर आपको कोई चीज अर्जेंट चाहिए तो उस टाइम उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। अगर अर्जेंट नहीं चाहिए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। अब हम आगे मूव करते हैं। अब जो इलास्टिसिटी और डिमांड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इम्प्लीमेंट क्या, इसकी फायदा क्या है। हम हमें ये पता चल गया कि एक चीज इलास्टिक है, एक चीज इन इलास्टिक है। इलास्टिक होता क्या है, इन इलास्टिक क्या होता है, बट अब इसका फायदा क्या है। इसके ये फायदे हैं कि इसमें हम प्राइस डिटरमिनेट करने के काम आता है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि टैक्स वगैरह के मोनोपलीज होगी। ये किराए की, अभी जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दे दी, अभी यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगी। ट्रेड और बैलेंस और ट्रेड एंड पेमेंट्स, मतलब कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, इसको हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज की जब हमने किसी चीज की प्राइस रखनी है तो हमें किस चीज को देख के प्राइस सेलेक्ट करनी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख के। इलास्टिक, अगर किसी चीज की डिमांड इलास्टिक है, आप उसकी प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, फॉर आप देख लें कुकिंग ऑयल देख लें, वो इसकी डिमांड तो
आप ये देख प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर किसी चीज की डिमांड इलास्टिक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं इन दोनों को साथ ही लेके चलता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर और प्राइस डिटर्मिनेशन, इन दो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास जितने पैसे हैं, उसने ट्रैवल करना है। अब ट्रैवल में जो लोकल है, गाड़ियां हैं, टैक्सियां वगैरह हैं, तो उसकी प्राइस अगर किसी ने रखनी है, अब उसने ये देखना है कि उसके रेलेवेंट सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। अगर है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्राइस क्या, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक। तो इस वजह से उसका किराया ज्यादा नहीं रख सकते। इसी तरह एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ट्रेन। एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट ट्रेन ही है, क्योंकि एरोप्लेन में आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ट्रेन में ज्यादा दिन लगते हैं। तो अगर इसी वजह से आप देखें एरोप्लेन के के टिकट इतने महंगे, क्योंकि जिस बंदे ने जल्दी जाना है, उसने एरोप्लेन से जाना है, तो उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। ये इसी तरीके से हमें प्राइस डिटरमिन करने के लिए और डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर, ये दोनों एक ही है, एक ही साथ ही मैंने कवर कर दिया। अगर किसी चीज की अगर डिमांड इन इलास्टिक है, तो हम उसके प्राइस को ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट जब किसी की डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, उसके ये जिस हमने ऊपर कवर किया, उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, या वो नेसेसिटी गुड्स हैं, या कुछ और चीजें इस डिटरमिनेंट्स के अंदर वो फॉल करती हैं, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिक है, तो हम उसके डिटर्मिन जो उसके जो प्राइस है वो ज्यादा हम फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। सेम ही डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर, मतलब कि किराए, अगर किसी चीज के गाड़ी के किराए ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक गाड़ी के एक चीज के किराया ज्यादा किया, तो बंदा पेट्रोल लोकल आना जाना स्टार्ट कर देगा। इस तरह अभी आगे चले फिर फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे टैक्सेशन से रेलेवेंट पढ़ने जा रहे हैं। टैक्सेशन भी का भी यही हिसाब है कि आप ये देखते हैं कि सेल्स टैक्स होता है एक, और एक इनकम टैक्स होता है। सेल्स टैक्स उन चीजों पे लगाया जाता है जो चीजें हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर अब आप ये देखें हम क्या क्या चीजें रेगुलर खरीदते हैं, उससे कहते हैं नेसेसिटीज, नेसेसिटीज भी, ठीक है। अगर और उनकी डिमांड भी क्या, इन इलास्टिक। अगर किसी चीज की डिमांड इलास्टिक है और हमने उस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, वो चीज लेंगे तो सही, बट उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, तो दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से पैसे, टैक्स टैक्स जो हमारे पास इतना ज्यादा कलेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर हमने टैक्स लगा लिया इन इलास्टिक चीजों पे, इन इलास्टिक चीजों पे टैक्स लगाया, अब वो उसकी हम शिफ्ट नहीं हो सकते उससे। हो तो सकते हैं बट बहुत कम चांस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखेंगे नेसेसिटीज में आटा है, अब आटे पे टैक्स अगर लग भी गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आटा तो हमने खाना ही है। तो इस वजह से उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगर हमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, तो हमें क्या हो जाएगा, हम उन चीजों पे टैक्स लगाया जाता है जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो इसलिए अगर हमें पहले पता होगा कि किस चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, किस चीज़ की डिमांड इन इलास्टिक है, तो हम तब ये हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तब भी इस चीज़ों को डिटरमिन कर पाएगा कि वो किस पे टैक्स लगाए और किस पे टैक्स ना लगाए। अगर फॉर एग्जांपल आई कैप आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि एक प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक है, दूसरी इलास्टिक है, और अगर हमने टैक्स लगाना है, तो हम किस चीज़ पे टैक्स लगाएं और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो। तो आप उन्हें नीचे ऑप्शन होंगे, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिससे इन इलास्टिक, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, उससे हमें रेवेन्यू यानी कि टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, ट्रेड बैलेंस और ट्रेड एंड पेमेंट्स का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से जो हमारे रिजर्व्स वगैरह क्रिएट होते हैं या पेमेंट्स हमने करनी होती है, उससे कहते हैं बैलेंस और ट्रेड एंड पेमेंट। अब अगर हम एक चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, मतलब कि उसकी इलास्टिक की फिर वही बात आगे डिटर्मिनेंट्स में आने ऊपर पड़े, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या कुछ और, वो लग्जरी गुड्स हो नहीं है, वो इस तरह की जो जो चीजें जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट इलास्टिक बन जाता है। तो अगर हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हम ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारी जो इनकम आ रही है वो
कम होगी। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ इलास्टिक है, कौन सी इन इलास्टिक, और हमें कोशिश करते हैं कि वो चीज़ सेल एक्सपोर्ट करें जो इन इलास्टिक है। उसके बाद आ जाएगा डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि एक फॉर एग्जांपल इकोनॉमी रिसेशन में एक, इसमें फर्म्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनके पास यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उन्होंने ऐसी चीज, अब वो ऐसी चीजें बनाने लगे हैं जिसकी प्रोडक्ट यानी कि जिसकी इलास्टिक डिमांड इलास्टिक होगी, तो लोग हो सकता है वो चीज़ इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि रिसेशन है, लोगों के पास पैसा कम है। तो इस तरह की वो ऐसी चीज़ें बनाएं जिसकी प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस और इलास्टिसिटी और डिमांड के का ये फ़ायदा हुआ, इलास्टिसिटी और डिमांड का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं, हम टैक्सेशन के रूल्स उसके बेस पे बना सकते हैं, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करें जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा हो, या और डिसीजन मेकिंग करने के काम भी आता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने आज हमने पढ़ना था इलास्टिसिटी डिमांड डिटरमिनेंट्स एप्लीकेशन, और प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इसी में कवर हो गया। अब हमारा लास्ट है मेथड और टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। इसके अंदर कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। तीन कौन कौन से मेथड हैं? एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, एक परसेंटेज मेथड है और एक ज्योमेट्रिक मेथड है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड और टोटल रेवेन्यू मेथड। दे वे और डिटर्म, अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना है, नाम से ज़्यादा रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को देखना है प्राइस के हिसाब से। क्या करना है, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को हमने देखना है प्राइस के हिसाब से। फर्क वही होगा, क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, बट हम इसमें देखेंगे क्या कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी वजह से क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बात वही है, क्वांटिटी पे ही फर्क आना है, बट क्या है, प्राइस को पहले रेवेन्यू से चेक करना है और फिर उसकी क्वांटिटी पे आना है। दिस वे टू डिटरमिन इलास्टिसिटी इज टू इंस्पेक्ट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। अब ये देखें वही बात होगी, द दिस वे, इसमें हम इलास्टिसिटी किस तरह इंस्पेक्ट कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कितना चीजें प्राइस बढ़ने या कम होने से वो अपने एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पे क्या फर्क आता है। ये मेथड सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। दिस मेथड सेल्फ कंप्राइज, ये वही बात होगी, टोटल रेवेन्यू को हमने किस तरह देखना है, एट वन प्राइस लेवल टू द टोटल रेवेन्यू एट द अनदर। अब इससे हम आगे देखते हैं। अब ये पहले एग्जांपल, इफ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर decreases in response to price fall, demand is relatively inelastic and vice versa। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, पहले प्राइस थी 200 और इसका एक्सपेंड, इसका मतलब है हुआ कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो। अब हम ये देखते हैं, इफ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस फॉल, डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अब ये देखें, पहले प्राइस थी 200 तो एक्सपेंडिचर कितना था 6000, प्राइस इंक्रीज हुई 4000 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000। अगर हम इसे उल्टा देखें, पहले प्राइस थी 400 और एक्सपेंडिचर कितना था 10,000, प्राइस फिर कम हुई 200 पे और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। अब इसको हम देखते हैं क्वांटिटी पे। जब पहले प्राइस था 400 और एक्सपेंडिचर हो रहा था 10,000, अब प्राइस हो गया 200, एक्सपेंडिचर हुआ 6000। तो जब प्राइस 400 थी तो क्वांटिटी कितनी यूनिट थी 25। अब फिर जब प्राइस 200 हुआ तो क्वांटिटी कितनी होगी 30 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट कितने से, सिर्फ 5 से, मतलब से ये क्या हो गया इन इलास्टिक। अब इसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं।
अब देखें पहले P1 था कितना था 200 और Q1 उस टाइम कितना आ रहा था हमारे पास 30 और इसी तरह P2 जब 400 हुआ Q2 हमारा डिक्रीज हो गया। अब देखें प्राइस ज्यादा चेंज हुई है क्वांटिटी कम, तो इस वजह से हम क्या कह देंगे ये क्या है प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। प्राइस ज्यादा चेंज हुई है और क्वांटिटी कम चेंज हो रही है तो इसका हम क्या कह देंगे ये क्या है इन इलास्टिक। बात समझ आई। अब आगे चलते हैं एग्जांपल 2 पे। इफ टोटल consumer expenditure increase in response to price fall, demand is relatively elastic and vice versa। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइस कम हो रही है, फॉर एग्जांपल अब प्राइस कम हो रही है बट उसका जो है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, या हम ये कि देख लें कि प्राइस ज्यादा हो रही है उसकी वजह से उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो वो क्या प्रोडक्ट क्या हो जाएगी इलास्टिक। प्रोडक्ट क्या हो जाएगी इलास्टिक। अब फॉर एग्जांपल हम ये देखें पहले प्राइस थी 200 और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा था वो था 6000। प्राइस थी 200 और टोटल अब जब प्राइस इंक्रीज हुई 400 पे तो और उसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 4000। अब ये देखें मैंने क्या कहा था पहले हमने देखना है प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ और उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा क्वांटिटी पे। अब जब पहले जब हमारे पास प्राइस 200 थी हमारा एक्सपेंडिचर 6000 था, प्राइस 400 ही और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4000। अब इसको हम देखते हैं क्वांटिटी के साथ। जब प्राइस 400 थी तो यूनिट कितने डिमांड हो रहे थे 10। अब प्राइस कम हो गई है 200 यूनिट्स पे आई और क्वांटिटी बढ़ गई कितने 30 यूनिट से। या हम इसे इस तरह देख लें प्राइस पहले 200 थी तो यूनिट हमारे कितने निकल रहे थे 30। अब जब हमने 400 पे आए तो यूनिट कितने हो गए 10। प्राइस इंक्रीज हुई है 200 से बट यूनिट कितने इंक्रीज हो गए 20। मतलब के ये कह सकते हैं कि प्राइस कम मतलब कि 20 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि प्राइस 200 से चेंज हुई है यूनिट्स में फर्क आ गया 20। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रोडक्ट होगी इलास्टिक। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें। पहले P1 था 200 प्राइस, अब फिर P2 कितनी होगी 400। क्वांटिटी डिमांडेड जब 200 था तो क्वांटिटी डिमांडेड की 30 यूनिट। अब जब P2 फिर 400 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड आ गई 10 यूनिट्स। अब ये देखें प्राइस थोड़ी चेंज हो रही है बट उसकी वजह से क्वांटिटी पे अच्छा खासा फर्क आ रहा है 20 यूनिट्स का। तो ये अब हाइपोथेटिकल है, मतलब कि 20 यूनिट से मतलब ये नहीं है 20 आगे इसके आगे फॉर एग्जाम्पल 3 जीरो और लगा लें 20,000। 20,000 यूनिट्स का फर्क आ गया 200 की प्राइस की वजह से या 150 की प्राइस से, तो वो क्या हो गया मतलब कि उसकी डिमांड इलास्टिक थी, लोग दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं उसकी प्राइस इंक्रीज करने से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है कि प्राइस जब 200 थी तो यूनिट 30 और जब प्राइस 400 हुई तो यूनिट 10। अब ये देखें प्राइस थोड़ी चेंज हो रही है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट क्या है इलास्टिक। अब आई क्या वो आपको ये ग्राफ दे दो नीचे पूछ लेते कि इस ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड इलास्टिक है इन इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आप ये देखेंगे कि प्राइस थोड़ी चेंज हो रही है प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रही है, तो इस वजह से आप इसका ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे इलास्टिक। ये इसकी डिमांड इलास्टिक है। थर्ड आ जाए। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने इधर से ये जो इसके बुलेट पॉइंट्स है कि ये हमें जो मेथड है वो किस तरह डिटरमिन करने के, इसी 3 बुलेट पॉइंट्स की मैंने आगे उसी को एग्जांपल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो पहली 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, अब तीसरी एग्जांपल में देखें वो क्या कहता है। If total consumer expenditure remain constant or unchanged in response to price fall, elasticity or demand set to be unity। मतलब क्या हुआ पहले प्राइस थी 200 यूनिट्स तो और इसका एक्सपेंडिचर कितना था 6000।
प्राइस होगी 400 यूनिट और इसका एक्सपेंडिचर हो गया 6000। अब ये देखें टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना है, सेम है, प्राइस चेंज हुई है बट उसका एक्सपेंडिचर कितना है, सेम है। अब ये कैसे, मतलब क्या हुआ कि जब पहले 200 यूनिट बिकते, 200 प्राइस थी तो 30 यूनिट बिकते थे। अब जब प्राइस 400 हुई तो यूनिट कितने बिक रहे हैं, 15। अब आप लोग कहेंगे ये तो क्या क्वांटिटी डिमांड में फर्क आया, बट देखें फर्क किस हिसाब से आया है, जितना, यानी कि ये डबल होगी, प्राइस 200 थी तो प्राइस अब कितनी होगी 400, मगर साथ ही क्वांटिटी हाफ हुई है। अगर हाफ ना होती तो फिर ये इलास्टिक में की डेफिनेशन में जाती है या फिर इन इलास्टिक की डेफिनेशन में जाती है। अब जितनी, इसका मतलब कि हम ये देख लेंगे प्राइस डबल हुई है क्वांटिटी हाफ हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर जितना प्राइस में फर्क आ रहा है उतनी ही क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये देख लें, 200 यूनिट्स पे हमारी क्वांटिटी कितनी थी 30 और 400 यूनिट्स पे 15। अब ये देखें जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में